नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस YouTube चैनल गुरु मैटी वाणी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार करता हूं। मित्रों, कुछ अपने निजी कारणों से मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा था और मेटेरिया मेडिका पे मैंने जो है सो आपको एज 3 से आगे बता नहीं पाया था। मित्रों, आज के वीडियो में आपको एज 4 के बारे में बताऊंगा, जिसका कि पूरा नाम हुआ एस्क्लोफोसो नंबर 4। मित्रों, मैं एस्क्लोफोसो नंबर 4 के बारे में बात करूं उससे पहले मैं कुछ और चंद बातें जो बहुत ही ज़रूरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो इसके पहले का जो मोबाइल था वो हैंग कर चुका था, जिसमें गुरु मैटी वेब एकेडमी के लिए जिन लोगों ने पैसे जमा कराए थे उनका जो रिसीविंग का गूगल पे का जो स्क्रीनशॉट था वो जो है सो हमारे पास से डिलीट हो गया मोबाइल हैंग करने के कारण। तो अभी जो मैं नया मोबाइल जो मैं अभी परचेज किया उसमें जब मैं उसका गूगल से जब मैंने उसका ये व्हाट्सएप पर जब मैंने उसको बैकअप लिया तो मेरे पास में 15 मार्च के बाद का कोई भी जो है सो पोस्ट का मेरे पास में कोई लेखा जोखा डाउनलोड नहीं हो पाया है। तो इसलिए जिन लोगों ने मुझे पेमेंट किए हैं वो लोग कृपया करके मुझे फिर से अपना जो स्क्रीनशॉट है वो जो है सो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर से भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। नंबर 1। नंबर 2, आज मुझे व्हाट्सएप पर एक पुणे की चिकित्सिका है श्रीमती डॉक्टर प्रमिला सिंह, उन्होंने किडनी फेलियर के विषय में एक दवा पूछी थी। हालांकि मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया है, फिर भी उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन एराइज किया था व्हाट्सएप पर कि F1 का प्रयोग बार बार क्यों। मैं F1 का प्रयोग किडनी फेलियर में बारंबार करता हूँ। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि P8 और C8 का मैं प्रयोग F1 का प्रयोग P8 और C8 में और साथ में मिक्सचर में 3 जगह मैं करता हूँ। मिक्सचर में थर्ड डाइल्यूशन में P8 में जो है सो P2C5 F1 के कारण और C8 में S2C10 और F1 के कारण। इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, चूंकि इसमें जो बेलबेरिस वल्गेरिस है वह किडनी के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और P2 में C2 का भी मिश्रण है। तो जो कैविटीज है चूंकि C2 का प्रभाव जो है सो बैक्स पे पड़ता है। बैक्स वाले जो ऑर्गन है जिसमें कोई चीज आकर के स्टोर होता है उससे फिर बाहर निकलता है, तो वैसे ऑर्गन पर P2 का प्रभाव बहुत ही गहरा है और उसमें अगर कोई जख्म अल्सरेशन या कोई सूजन होता है तो वहां पर C5 का प्रभाव है और F1 जैसे उसके अंदर मौजूद जो लिक्विड फ्लूइड सेल्स जो होते हैं उन पर उसका प्रभाव है। अब इसी जैसे C8 में S2C10 और F1 है, तो S2 का प्रभाव जहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट पर है वहां पर F1 का प्रभाव बेलबेरिस वल्गेरिस के कारण और S2 में लाइकोपोडियम के कारण और सर्सापिरेला और सर्सापिरेला और बैलोनिका के कारण जो है उसका प्रभाव बहुत ही गहरा यूरिनरी ट्रैक्ट पे पड़ जाता है। तो S2 और चूंकि होता क्या है कि जब किडनी फेलियर का केस होता है उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन के बढ़ने के कारण जो है सो बराबर सीने में जलन बनी हुई रहती है। तो इस समय में अगर भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एस्टेन अगर, हालांकि एस्टेन में भी बेलबेरिस वल्गेरिस है, स्माइलेक्स मेडिका है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन एस्टेन से ज्यादा बेनिफिशियल हमें S2 लगता है और एस्टेन से ज्यादा बेनिफिशियल S2 लगता है और S2C10 और F1 का जो कॉम्बिनेशन है C8 वो मुझे ज्यादा और अभी तक मुझे उसी से सफलता इसमें मिली, इसलिए मैं F1 का प्रयोग बार बार करता हूँ। अब मित्रों मैं आता हूँ आज के विषय S4 पर। तो मित्रों, अगर आप हमारे वीडियो चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हमसे पहली बार मुखातिब, तो प्लीज
इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा लीजिए ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो मित्रों, आज का मैं अपने जो एपिसोड S4 उस पर बना रहा हूँ। S4 जो है वो एक कंपाउंड मेडिसिन है। कुछ लोगों ने इसके बारे में ऐसी चर्चाएं की है अपने पुस्तकों में, अपने वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, कि मैटी साहब अपने 38 औषधियों को बनाने के बाद जो उन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए और उनके 2 औषधियों को एक साथ जब प्रयोग किया और उसको प्रयोग करने के बाद जब उन्हें उससे सफलताएं मिली तो उन्होंने इस एक कॉम्बिनेशन को S ग्रुप में रख दिया, एक ग्रुप को जो SO, और कुछ कॉम्बिनेशन को किसी दूसरे ग्रुप में डाल दिया। लेकिन ये कोई नहीं किताब में लिखा है कि YS2 प्लस VEN1 इक्वल टू S4, यानी कि इस 2 औषधियों का कॉम्बिनेशन S4 में, और S4 के ही पास क्यों, एकदम S1 S2 S3 और उसके बाद सीधा S4 का जो नंबर है वो एक कंपाउंड मेडिसिन का नंबर, ऐसा क्यों? मित्रों, मैं इस पर, मेरे पास कोई मैटी साहब की लिखी हुई ऑथेंटिक बुक नहीं है कि मैं उसके आधार पर मैं आपको बताऊं, लेकिन जहां तक मेरी जो अपनी समझ है उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर मूल रूप से बात ये हो जाती है कि S2 के कंपोजिशन में नेस्प्रोटियम सबसे अधिक है और लाइकोपोडियम वहां पर सबसे कम है। लेकिन जो कॉमन S ग्रुप की मेडिसिन है उसमें स्माइलेक्स मेडिका और वेरेनिका ऑप्सिनेलिस, ये जो 2 प्लांट है ये सिमिलर रूप से जो है ये VEN1 में भी पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे VEN ग्रुप में ही क्यों नहीं रखा गया इसको? VEN ग्रुप में भी है S2 और VEN1 का कंपोजिशन, लेकिन वहां पर C17 भी मिल जाता है। अब C17 में जो पॉपुलस टी का जो कंपोजिशन है वो VEN1 के साथ टैली करता है। वहां S ग्रुप के साथ कोई मेडिसिन टैली नहीं करती, सिर्फ C17 का पॉपुलस टी जो कंपोजिशन में आता है, जो मैं C17 में आगे बताऊंगा, और VEN1 में पॉपुलस टी का कंपोजिशन है, वो दोनों मिलकर के वहां पर उसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के काम करने के लिए बहुत मूल रूप से ये करते हैं। लेकिन अब यहां पर S2 और VEN1 में जो मैंने 2 प्लांट्स आपको बताए, स्माइलेक्स मेडिका और वेरेनिका ऑप्सिनेलिस, अब इनके प्रभाव पर चर्चा करते हैं। ये इनके प्रभाव इस प्रकार से है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसे ये तुरंत शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब आप जब पीछे के क्रम से आप देखिए, S1 वेगस नर्व पर था, S2 यूरिनरी ट्रैक्ट और मेमेलियन ग्लैंड पे था, और S3 म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पे था। अब यहां पर अगर किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी जाती है नर्वस सिस्टम में, और वो आकर के नर्वस सिस्टम का संबंध चूंकि हमारे सिर से लेकर के आपके किडनी तक है, ये पूरी तंत्रिका तंत्र में है, तो जिसका प्रभाव, तो ये S1 S2 यानी कि टॉक्सिक पार्टिकल्स जो बाहर निकल गया और जो शरीर के अंदर बच गया, यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ जाकर के फंस गया, और स्किन के माध्यम से जब अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हुआ और इलेक्ट्रोलाइट अगर फंस करके, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपके शरीर से अगर निकलता है बाहर तो मूत्र विसर्जन के द्वारा, और दूसरा हमारे शरीर के स्वेटिंग के, पसीने के द्वारा, तब यहां पर भी अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है सो पार्टिकल्स अगर फंसा हुआ रह गया, जिसके कारण यूरिन में रिटेंशन आ गया, तो ये इसको निकालने का काम S2 और VEN1 का जो कंपोजिशन है S4 ये मूल रूप से करती है। इसके अलावे भी इसके कई काम हैं, जैसे ये जख्म को सुखाने वाली, उसका भी काम करती है। अगर किसी वेनरल इन्फेक्शन से अगर किसी को कैंडिलोमा या कोई तरह का प्रॉब्लम हुआ है, वहां पर भी इसका प्रभाव है। साइटिका में अगर साइटिक नर्व में कहीं अगर कंजेशन वगैरह है, तो खास करके पित्त प्रकृति वाले रोगियों में उसके लिए भी ये रामबाण औषधि है। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, वहां पर भी इसका प्रभाव है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहीं कोई प्रॉब्लम है, वहां पर भी ये अच्छा काम करती है। और खास करके महिलाओं को अगर उनको कोई प्रॉब्लम है खाने पीने से संबंधित, गैस से संबंधित, तो अगर खाना खाने के पहले अगर आप H4 का प्रयोग कर दें, और खास करके अगर प्रेगनेंसी के केस में अगर आप H4 का प्रयोग कर दें तो खाना शीघ्रता से पचता है। वहां पर आप H1 की जगह पर अगर आप H2 के H4 का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मित्रों, इसके अलावे इसका प्रयोग जो अन्य औषधियों के साथ है, अब चूंकि H2 और भेनवन का कंपोजिशन है तो इसका प्रयोग हम WE के साथ यानी कि H4 और WE एक साथ देंगे तो यूरिन रिटेंशन में काम आएगा। अगर H4 और G का प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार का जो गोनोरिया, सिफिलिस आदि जो उपदंश के रोग हैं उसमें भी इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होगा और वो बहुत तेजी से ठीक होगा। इसके अलावा अगर मॉर्निंग में अगर कुछ बहुत सारा कचरा खाना खाने के बाद अगर गैस में जलन हो रही है तो वहां पर भी अगर हम H4 का प्रयोग कर लें ठीक हो जाएगा। इसके अलावा स्टोन के केस में, खास करके रीनल स्टोन के केस में भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो खाना खाने के पहले तो उसको तत्काल जो पेन या इचिंग जो मिचली की जो शिकायत होती है, वोमिटिंग टेंडेंसी वगैरह, उसमें भी ये शीघ्रता से काम करे। तो मित्रों, H4 के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताएं। और मित्रों, एक बात और कि कुछ चूँकि 26 तारीख से हमारा गुरु मैटी वेब एकेडमी का शुरुआत होना था, लेकिन कुछ लोगों का हमारे पास में ये फ़ोन आया कि सर 3 तारीख को रक्षाबंधन है अगस्त महीने में, तो हम लोगों को बीच में कहीं 1-2 दिन के लिए गैप हो सकता है। और कई लोगों का फ़ोन है ऐसा, अगर इसकी डेट आगे बढ़ा दे तो हम आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारे जो सहयोगी हैं डॉक्टर नारंग जी जो दिल्ली में, उनसे भी हमारी बातचीत इस विषय पर चल रही है, जो संभवतः अगस्त के 3 तारीख के जस्ट बाद का जो दिन होगा उसमें जो है सो हम इसको रख लेंगे। हो सकता है कि जन्माष्टमी के 1-2 दिन पहले या जन्माष्टमी के ठीक बाद इसका हम निर्णय लें, यानी कि 11-12 तारीख हो जाएगा। नहीं तो हम समझते हैं कि 4-5 तारीख से ही इसको शुरू कर दें, जैसा हम लोगों का विचार चल रहा है। तो इस पर हम मंथन कर करके अपनी अगली वीडियो जो कि कल से परसों तक में फिर से रिलीज होने वाली है, तो उसमें हम आपको बता देंगे कि हमारा नेक्स्ट डेट कब आ रहा है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें। हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स हमें अवश्य भेजें और अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। और प्लीज़ एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कृपा करके मुझे गुरु शब्द से संबोधित न करें। कई लोगों का कमेंट्स आता है, गुरु जी ऐसा कह रहे हो, ऐसा है, क्या करना है। मैं आपका मित्र, एक दोस्त हूँ। आप जब गुरु जी कहते हैं तो मेरे अंदर संभव है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर एक अहंकार की भावना जैसे आजकल के कई लोगों में है वो मेरे अंदर आ जाए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर अहंकार की भावना है, इसलिए प्लीज़ मुझे गुरु शब्द से संबोधित नहीं, क्योंकि गुरु का महत्व बहुत बढ़ जाता है, फिर हमारी पर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और आपको मैं सीधा सीधा नहीं बता रहा हूँ, गुरु वही है जो आपको पहली बार इस विषय से परिचित कराया। तो प्लीज़ अपने गुरु को आप आदर दीजिए और उन्हीं को आदर दीजिए और हमें बस अपना प्यार दीजिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मैथिली।